ठीक है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीपीसी। क्लियर। तो इवन आप लेके चलें कि जब भी आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, जब से आप बीपीसी को लगातार यूज कर रहे हैं, बट अभी तक जो हम बीपीसी यूज कर रहे थे वो कौन सा बीपीसी यूज कर रहे थे? डिफॉल्ट बीपीसी को यूज कर रहे थे। क्लियर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बीपीसी होता क्या है एक तरह से। तो बीपीसी हमारा क्या है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। आप दो तरह के आप लेके चलें कि जब हम इंफ्रा के ऊपर काम करते हैं, तो इंफ्रा के ऊपर भी हम क्या काम करते हैं? हम अपना एक डाटा सेंटर लगाते हैं और सारे सर्विसेज को हम वहां पे स्टोर करते हैं एक तरह से। क्लियर। सेम चीज अब वो आपका कौन सा नेटवर्क हुआ? जब इंफ्रा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो नेटवर्क हुआ इट्स फिजिकली नेटवर्क। क्लियर। फिजिकली नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि मेरी कंपनी का एक सर्वर चल रहा है जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मेरी कंपनी का डेटाबेस सर्वर हो सकता है। क्लियर है। यहाँ पे हमारी कंपनी का अथेंटिकेशन सर्वर हो सकता है। क्लियर। या इसके अलावा हमारी कंपनी का यहाँ पे एक डाटा स्टोरेज सर्वर हो सकता है। समझ आई चीज? यहाँ पे क्या है? ये भी हमारा एक फिजिकली क्लाउड है एक तरह से। समझ आ गई? जब मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लेके चलें। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये हमारा क्या है? मान लीजिए हमारा वेब सर्वर है। इट्स वेब सर्वर। सेकेंडली हमारा ये डाटाबेस सर्वर है। डाटाबेस सर्वर है हमारा। एंड थर्ड हमारा यहाँ पे अथेंटिकेशन सर्वर है। मान के चलिए हमारा एडी सर्वर है। और यहाँ पे हमारा डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, ये हमारा स्टोरेज सर्वर है। ये हमारी कंपनी का एक स्टोरेज सर्वर है। मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्लियर है? तो आपको ये पता है कि आपके ये सर्वर हो सकता है कि एक लोकेशन, या हो भी सकता है कि आपकी दो लोकेशंस के ऊपर आपके सर्वर्स काम कर रहे हैं। क्लियर। एक आपने सर्वर चंडीगढ़ में रखे हैं, एक हो सकता है आपने मुंबई के अंदर भी आपका चल रहा है। इनके सब चंडीगढ़ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको जो अपना डाटा है वो मुंबई से मिलता रहे एक तरह से। क्लियर। लेकिन आपको दोनों लोकेशंस के ऊपर फिजिकली नेटवर्क डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी के क्या लगेंगे? यहाँ पे आपकी कंपनी के स्विच होंगे। कौन से स्विच होंगे? हो सकता है हमारे L3 स्विचेस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच होंगे। और ये जो सिस्टम है हमारे, ये स्विच के साथ अटैच्ड होंगे एक तरह से। क्लियर है? इस तरह का आपका नेटवर्क होएगा। जहां पे हमारे सर्वर्स होंगे उसके अंदर हर चीज डबल होएगी एक तरह से। डबल का मतलब क्या है? कि आपके पास एक स्विच यहाँ पे लगा है तो एक स्विच और होएगा कि इनकेस आपका स्विच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपके सिस्टम दूसरे स्विच से भी अटैच होने चाहिए एक तरह से। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी इस स्विच के साथ भी दे दी इसकी। इनकेस एक फेलियर होता है तो मेरा जो क्लाइंट है वो दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए एक तरह से। कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे क्या किया हमने? ये एक नेटवर्क डिजाइन किया एक तरह से। क्लियर। इसके आगे मेरी कंपनी के राउटर्स लगे होंगे, तो राउटर भी हमें दो यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारी कंपनी के दो राउटर हैं। ये स्विच इस राउटर से भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। सेम ये स्विच इससे भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा क्या है, बट आप सिंपल इसको सिंपल लेके चलता हूँ मैं अभी। ऐसे कनेक्टिविटी है मान लो। क्लियर। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको कि आप अपना एक इंफ्रा लगा रहे हैं और इंफ्रा के अंदर आप अपने रिसोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी की एक फायरवॉल हो सकती है और फायरवॉल के साथ आपके क्लाइंट यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, यानी कि आपके जो पूरे सिस्टम है वो आपके फायरवॉल से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे मेरी कंपनी का फायरवॉल लगा होगा। यहाँ पे हमारा फायरवॉल है और हमारा राउटर जो है वो फायरवॉल से अटैच हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है चीज? ये मेरा फायरवॉल है। इसके आगे इंटरनेट होगा। यहाँ से आपकी वायर इंटरनेट के ऊपर जा रही है और इंटरनेट से बैठ के आपकी दो लोकेशंस, तीन लोकेशंस, या जो भी लोकेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पे मान लो हम दूसरी लोकेशन मोहाली के अंदर काम कर रहे हैं, तो मेरे यूजर मेरी कंपनी में आके काम कर रहे हैं एक तरह से। तो जब भी ये अपने सिस्टम को लॉग इन करते हैं तो हमने यहाँ पे भी राउटर स्विच लगा के रखे हैं। क्लियर है? और उसके बाद आपने क्या किया? इस लोकेशंस को भी आपने यहाँ पे राउटर फाइबर लगा के आपने इस लोकेशंस को भी अटैच कर दिया। किसके साथ? इंटरनेट के साथ अटैच कर दिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपने इन सिस्टम को कनेक्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पे भी इस लोकेशंस के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्विच यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है और सारे सिस्टम आपके यहाँ पे भी स्विच से अटैच है। यहाँ पे आपके राउटर भी लगे हैं और राउटर्स के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा एक राउटर भी हो सकता है। इस तरह की कनेक्टिविटीज है। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि दो तरह के नेटवर्क के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक फिजिकली नेटवर्क के ऊपर और एक क्लाउड्स के ऊपर। तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्क क्या है? अब दूसरा कंसेप्ट है जो आप वहां पे काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इट्स ए वर्चुअल नेटवर्क। दोनों बातों में फर्क है। इट्स अ फिजिकली नेटवर्क, जो आप अभी काम कर रहे हैं, ये हमारा एक फिजिकली नेटवर्क है। और इस नेटवर्क के ऊपर आप जब भी काम कर रहे हैं तो आपको पता है ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है एक तरह से। तो मीन आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने सर्वर की सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? ये हमारा फिजिकली नेटवर्क है। क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे ये फिजिकली नेटवर्क के ऊपर आपने क्या किया, अब यहाँ पे जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं, फिजिकल नेटवर्क की बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ आईपी एड्रेसिंग की। तो आईपी एड्रेसिंग दोनों केसेस में यूज होती है। आपको पता है आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? क्लियर? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपको बीएलएसएम का नॉलेज होना चाहिए। बीएलएसएम क्या होता है? यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी यानी कि फायरवॉल्स की नॉलेज होनी चाहिए, फायरवॉल्स कैसे काम करती हैं आपकी। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो बीपीएन है या आप नेटिंग यूज कर रहे हैं, आपको इस चीज के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब मैं फिजिकल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ ये। क्लियर? लेकिन आप वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तब भी ये चीजें कॉमन चलेंगी, लेकिन मिलेगा कैसे हमें? ये सारा कुछ मिलेगा हमें वर्चुअली। क्लियर है चीज? हाँ जी। अच्छा, समझ आया कुछ कि नहीं? अब हमने ये काम सेम इसके ऊपर भी करना है। फिजिकली नेटवर्क के अंदर भी हम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, बीएलएसएम सिक्योरिटी बीपीएन नेट यूज कर रहे हैं, आप वर्चुअल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तब भी हमने सारा कुछ कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि आप जब भी इन डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली राउटर्स, फायरवॉल, स्विचेस आपके पास हैं, केबल्स वगैरह, क्लियर, सब कुछ आपके पास है। आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आपका केबल कहीं से कटा, या केबल के ऊपर आपके नेटवर्क के ऊपर स्पीड कम आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क एडमिन बैठा हुआ है जो कि हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है। दैट्स ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क एडमिन। क्लियर है? ये सारे काम कौन कर रहा है? नेटवर्क एडमिन कर रहा है। जब आप वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काम तो वही कर रहा है नेटवर्क एडमिन, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कह दिया क्लाउड एडमिन। समझ आएगी चीज? तो नेटवर्क को हैंडल करने वाला यूजर्स जो आपके फिजिकली नेटवर्क को और आपके सारे रिसोर्स को यूज कर रहा है, दैट्स अ नेटवर्क एडमिन। और क्लाउड के ऊपर भी हम इसको क्लाउड एडमिन कह रहे हैं एक तरह से। कोई डाउट इसमें? सेकेंडली, जब हम वर्चुअल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस के अंदर हम इसको क्या कहते हैं? बीपीसी कह देते हैं एक तरह से। तो आज हमारा जो टॉपिक है इट्स बीपीसी। तो बीपीसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इट्स ए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्लियर है? तो हम यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम क्लाउड के ऊपर काम करते हैं, तो क्लाउड भी कई टाइप के होते हैं, कि आपने पब्लिक क्लाउड में काम करना है, प्राइवेट के अंदर करना है, या हाइब्रिड क्लाउड के अंदर काम करना है आपने। समझ पा रहे हैं चीज? यदि मैं पब्लिक क्लाउड की बात करता हूँ, पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या आ रहा है? पब्लिक क्लाउड का मतलब यहाँ पे सिंपली आप लेके चलें कि जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाया और फेसबुक की सर्विस को ले रहे हैं, तो फेसबुक के जो रिसोर्स हैं वो कहाँ पे पड़े हैं? पब्लिक डोमेन पे पड़े हैं। आप उन डोमेन के रिसोर्स को यूज कर पा रहे हैं। सिर्फ उसके लिए रिक्वायरमेंट एक है कि आप उसके क्लाइंट होने चाहिए। तो आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, क्लियर है, और फेसबुक के अंदर स्टोरेज, आपका अथेंटिकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर्स, सारा कुछ आपने उसका यूज कर लिया एक तरह से। लेकिन जब आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं अपने रिसोर्स कैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दूं? क्लियर है? तो मीन आपका जो फेसबुक है वो दो एंड पे काम कर रहा है, उसका एक पब्लिक यूजर भी उसका क्लाइंट है, और उस सर्वर को बनाने के लिए उसके प्राइवेट यूजर बैकएंड में काम कर रहे हैं, जो उस एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं, उस डाटाबेस का बैकअप कर रहे हैं, या उस डाटाबेस के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं एक तरह से। क्लियर? यदि उसको मैनेज करना है, यदि हम
उसकी बात करें तो जो बैकएंड में काम हो रहा है, कौन सा काम, डेवलपमेंट का, डेटाबेस का, सिक्योरिटी का, लाइक जो भी कुछ काम हो रहा है, वो कहाँ पे काम कर रहा है, हमारा प्राइवेट क्लाउड के अंदर काम कर रहा है। तो क्लाउड दो टाइप के आगे, एक पब्लिक क्लाउड जिसको कोई भी यूज कर सके, और एक प्राइवेट क्लाउड जिसको सिर्फ प्राइवेट यूजर ही यूज कर सके। क्लियर है? जैसे आप सीएनटी के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो आप मेरे प्राइवेट यूजर हुए एक तरह से। अब मैंने कोई ये सारा डाटा उठाया, कहाँ पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। तो जो यूट्यूब के ऊपर देख रहा है वो क्या हो गया, पब्लिक डोमेन के ऊपर डाटा चला गया एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि चलो वो एक नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एग्जांपल क्या है कि आपका एक डेवलपमेंट टीम बैठी है जो चीजों को डेवलप कर रही है, वो प्राइवेटली काम कर रही है, और जो आपने एप्लीकेशन को डेवलप किया और जो हमने पब्लिक डोमेन पे डाल दिया, जो यूजर उस एप्लीकेशन को देख रहा है वो हमारे पब्लिक क्लाउड के थ्रू डाटा अपलोड डाउनलोड या जो भी कर रहा है वो कर रहा है एक तरह से। समझ आ गई चीज? तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया कि आपका जो क्लाउड हो गया, एक हो गया आपका पब्लिक और एक हो गया प्राइवेट क्लाउड। तो जो मेरा वेब सर्वर होएगा वो कहाँ पे होएगा, वेब सर्वर हमारा कहाँ पे होएगा, हमेशा पब्लिक डोमेन के अंदर होएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी साइट पड़ी है। लेकिन क्या आप अपने डेटाबेस सर्वर्स को पब्लिक डोमेन पे रख सकते हैं? तो मीन आपका साइट हैक होता है, नो डाउट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। लेकिन गलती से आपका डेटाबेस लीक हो जाए, तो डेटाबेस के अंदर आपने अपने यूजर्स के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या इसके अलावा आपने यूजर का फुल इंफॉर्मेशन आपने अपने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। और आपको पता है इस कंपिटिटर मार्केट के अंदर, इन केस आपका डेटाबेस सर्वर लीक होता है तो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो इमीडिएट खत्म हो जाता है और यूजर शिफ्ट कर जाता है दूसरे कंपटीटर के पास। क्लियर? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने डेटाबेस सर्वर्स को सिक्योर करूं। आज की डेट में आपने देखा कि आप अज्योर क्लाउड में दिक्कत आई तो बहुत से यूजर्स सेकंड ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर गए। क्लियर है? तो मीन जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में दिक्कत आया तो मीन लोग सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि इनकेस ऐसा फ्यूचर में होता है तो मेरी कितनी सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो आपके पास क्या हुआ, कंपटीटर के अंदर एक प्रॉब्लम आया तो मीन यूजर वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया एक तरह से। तो मुझे इन चीजों को सिक्योर करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका हुआ, नेटवर्क एडमिन का। समझ आ गई चीज? कि मीन नेटवर्क के ऊपर आपका हर चीज, हर डाटा जो आना चाहिए फिल्टर होके आना चाहिए एक तरह से। ठीक? तो मीन, और दूसरा क्लाउड होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब यहाँ पे होता है, मैं तीन टाइप के क्लाउड बात कर रहा हूँ, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा सा आपको, नेट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बीपीसी है क्या, कहता है बीपीसी, नॉर्मली हम अमेजन का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। कहता है बीपीसी यू कैन लॉन्च एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज इन लॉजिकली आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क दैट यू हैव डिफाइंड। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि अमेजन क्लाउड के ऊपर सिर्फ आपका क्लाउड नहीं चल रहा है, क्लियर, और लोगों के क्लाउड भी वहां पे बने हुए हैं एक तरह से, लेकिन हर क्लाउड आइसोलेटेड है। आपका क्लाउड भी एक ही कंप्यूटर के ऊपर है, हो सकता है मेरा क्लाउड भी इसी कंप्यूटर के ऊपर है, लेकिन फिजिकली तो वो एक ही जगह पे है बट लॉजिकली वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। समझ आया? यानी कि जो मेरा डाटा सेंटर है, तो मेरे डाटा सेंटर के अंदर मेरे रिसोर्स लगे हैं, इसी तरह से आपका डाटा सेंटर, उसमें आपके रिसोर्स लगे हैं। तो ये मुझे क्या बता रहा है, कहता है आप अपने जो एडब्ल्यूएस के रिसोर्स हैं आप अपने बीपीसी के अंदर इनको रख सकते हैं, और लॉजिकली ये आइसोलेटेड हैं दूसरे क्लाउड से। क्लियर? कहता है दिस वर्चुअल नेटवर्क क्लोजली रिसेंबल्स आर ट्रेडिशनल नेटवर्क दैट यू हैड ऑपरेट इन योर ऑन डाटा सेंटर्स। मीन जैसे मैं अभी आपको अपना ऑन डाटा सेंटर दिखा रहा हूँ, कहता है उसी टाइप में आपका ये डाटा सेंटर भी काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपका फिजिकली डाटा सेंटर है और वो एक लॉजिकली डाटा सेंटर है आपका। समझ आ गई चीज? तो यहाँ पे इसके बेनिफिट मुझे क्या बता रहा है, कहता है कि आपके डाटा सेंटर की तरह ही आप अपने ये इसको, और जो आप यूज कर रहे हैं खुद का डाटा सेंटर, क्लाउड इसको ट्रेडिशनल नेटवर्क कह रहा है एक तरह से, जो हम पहले यूज कर रहे थे एक तरह से। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल नेटवर्क खत्म हो गए, वो आज भी चल रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू एडब्ल्यूएस ये ट्रेडिशनल है और ये इस टाइम पे ये मार्केट है वर्चुअल नेटवर्क्स। समझ आ गई चीज? सेकंड, विद द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द स्केलेबल सर इंफ्रा ऑफ एडब्ल्यूएस। सर ट्रेडिशनल और जो वर्चुअल नेटवर्क है इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मीन ट्रेडिशनल मीन जो आप खुद के ऑन डाटा सेंटर लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे है, यहाँ पे मैं खुद का ऑन डाटा सेंटर लगा रहा हूँ। अब क्या, जब मैं अपना ऑन डाटा सेंटर लगा रहा हूँ तो मुझे कितनी चीजें सोचनी पड़ रही हैं, मुझे लोकेशन देखना पड़ रहा है कि मैं कहाँ पे अपने सर्वर रखूँ। क्लियर है? उसके अलावा मुझे उसके सारे रिसोर्स, मुझे उसके लिए एसी पावर बैकअप्स, या इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेबल मैन पावर इजीली अवेलेबल, कितनी बातें सोच के मैं एक सर्वर कहीं पे जाके स्टोर करूंगा एक तरह से। क्लियर है? उसके अलावा मुझे इसके जनरेटर्स, आईएसपी बैकअप्स, दुनिया जहान की चीजें चाहिए। दैट्स ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कि आपने
अपना डाटा सेंटर लगाना है तो डाटा सेंटर में सिर्फ ये नहीं कि सर्वर लगा दिया, उस सर्वर के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए वो भी आपको साथ में सोचने पड़ेंगे। क्लियर है? अब जनरेटर यदि हम बात करते हैं या हम बात करते हैं बैकअप आईएसपी की, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि भैया आपका एयरटेल डाउन होता है तो आपके पास सेकंड बीएसएनएल या जियो या टाटा कोई ना कोई होना चाहिए बैकअप के अंदर। क्लियर है चीज? यदि आपके पास लाइट चली जाती है तो आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। लेकिन जब मैं न्यू डाटा सेंटर के अंदर जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू अमेजन, तो वो कह रहा है कि आपको ये सोचना नहीं है, आप जाइए सीधा अपना सर्वर रखिए और उसको यूज कीजिए आप। क्लियर? और जितना यूज करेंगे आपका जो डाटा सेंटर है वो स्केलेबल है। यहाँ पे तो क्या है, आपका सर्वर 80% यूज हो रहा है तो आपको लग रहा है कि सर्वर क्रैश ना हो जाए। यदि आपका सर्वर 40% यूज हो रहा है तो आपको लग रहा है मेरा काम ही नहीं हो रहा है, तो लेकिन मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आईटी के अंदर। क्लियर? तो मेन प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा था हमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के अंदर, बट जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपको यूज के हिसाब से आपको बोल रहा है कि आप जो उतना पे कीजिए जितना आप यूज कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? लेकिन क्लाउड के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे समझ आ गया ट्रेडिशनल। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है द फॉलोइंग डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आप किसी भी रीजन के अंदर काम करते हैं तो आपका डिफॉल्ट बीपीसी बना होता है। आपने अभी तक कोई बीपीसी नहीं बनाया बट आपने EC2 मशीन बनाई, तो EC2 मशीन का है तो किसी न किसी क्लाउड के अंदर है। कौन से क्लाउड के अंदर वो मशीन काम कर रही है? आपके डिफॉल्ट क्लाउड के अंदर काम कर रही है वो एक तरह से। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, कहता है कि आपने, आपका एक रीजन है, मीन आपने यूज किया हुआ है वर्जीनिया, उसके अंदर आप अपना एक क्लाउड बनाइए, बीपीसी बनाइए, और उस बीपीसी के अंदर आप अपने सबनेट बनाइए और सबनेट के अंदर अपने EC2 इंस्टांस बनाइए। तो यहाँ पे मेरे पास तीन अवेलेबिलिटी जोन है। क्लियर है? मान लो कोई भी, हम मान लो मुंबई डाटा सेंटर यूज कर रहे हैं और आपने यहाँ पे इंटरनेट गेट, यानी कि इसको सिंपली हम समझें क्या है ये। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कहता है ये आपका AWS का अकाउंट है। ठीक है? और इस अकाउंट के अंदर आपने क्या किया, आपने अपना एक बीपीसी बना लिया। क्लियर है? बीपीसी के अंदर आपके पास दो अवेलेबिलिटी जोन है, यानी कि दो आपके डाटा सेंटर हैं। एक US East 1A ले लेते हैं हम, और एक आपका US East 1B है एक तरह से। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा AWS है, ये आपने AWS के अंदर आपने खुद का बीपीसी क्रिएट किया, और बीपीसी के अंदर आपने दो सबनेट बनाए। एक सबनेट आपका पब्लिक सबनेट था, इट्स ए पब्लिक सबनेट, और ये हमारा एक, इट्स ए प्राइवेट सबनेट। सबनेट, प्राइवेट सबनेट। यहाँ पे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि अवेलेबिलिटी जोन, ये आपका AZ मान लीजिए 1 है, और लेके चलें आप ये अवेलेबिलिटी जोन आपका सेकंड है। अब कंसेप्ट को समझें आप। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि AWS के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर है? आपने अभी तक वो अपना खुद का बीपीसी नहीं बनाया, वट आप एक बीपीसी के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने फिजिकली नेटवर्क देखा उसी टाइप का नेटवर्क ऑलरेडी आपका बना हुआ है एक तरह से। क्लियर? यहाँ पे बात हो रही है कि इस बीपीसी के अंदर आपने क्या किया, आप जब भी किसी मशीन को कॉल करते हैं आप उसके आईपी से उस मशीन को कॉल करते हैं एक तरह से। क्लियर? लेकिन कौन सी मशीन, मान के चलिए आपके यहाँ पे एक विंडो का EC2 चल रहा है, ये आपकी कंपनी का वेब सर्वर है, मान लीजिए हमारा वेब सर्वर है, और यहाँ पे हमारी कंपनी का एक डेटाबेस सर्वर है। ये मेरा वेब सर्वर है, एंड इट्स ए डेटाबेस सर्वर। अब आप लेके चलें, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम क्लाउड के अंदर काम कर रहे हैं एक तरह से। आपको पता है कि EC2 कैसे बनाते हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो ये मेरा EC2 है, EC2 1, और ये मेरा EC2 2 है, और इसके ऊपर हमने SQL इंस्टॉल कर रखा है, और फर्स्ट के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर रखा है। क्लियर? अब यहाँ पे इसका एक राउटर लगा हुआ है, और इसके जितने भी सबनेट हैं ये डिफॉल्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये सबनेट इससे अटैच है और ये इससे अटैच है।
आप लोगों को जब मैंने सबनेटिंग करवाया तो मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट सबनेट की मशीन बिना राउटर के आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। क्लियर है? यानी कि आपने यहाँ पे नेटवर्क यूज किया 10 की सीरीज का और यहाँ पे यूज किया 20 की सीरीज का। तो आपको पता है 10 और 20 दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं, यदि इनको आपस में कम्युनिकेट करना तो क्या यूज करना पड़ेगा? हमें राउटर यूज करना पड़ेगा एक तरह से। क्लियर? लेकिन जब हम क्लाउड के अंदर काम कर रहे हैं तो जितने भी सबनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सबनेट डिफॉल्ट इसके एक डिफॉल्ट राउटर से कनेक्ट होते हैं। तो मीन आपका जो भी आपकी पब्लिक सबनेट है, इस मशीन को एक पब्लिक आईपी मिलेगा और एक इसको प्राइवेट आईपी मिलेगा। एक इसको पब्लिक आईपी और दूसरा इसको एक प्राइवेट आईपी मिलेगा। पब्लिक आईपी भी है और इसके पास एक प्राइवेट आईपी भी है। अभी आपको पता होना चाहिए पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या है। मान के चलिए कि मेरा जो पब्लिक आईपी है वो 200 या 20.1 मेरा पब्लिक आईपी है और 10.1 फॉर एग्जांपल मेरा प्राइवेट आईपी है। और 10.1 यहां पे मुझे लिखा गया /28। अब आपको 28 का मीनिंग समझ आना चाहिए कि 28 का मीनिंग क्या है यहाँ पे एक तरह से। क्लियर है? मैं इसको सिंपल ले लेता हूँ। मैं इसको /24 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। लाइक मैंने एक सबनेट बनाया, पब्लिक सबनेट जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैंने यहाँ पे रेंज दिया 10.0.1.0 1.0/24। और दूसरा मैंने सबनेट बनाया, यहाँ पे मेरा दूसरा सबनेट चल रहा है, इसको आईपी दिया मैंने 2.0/24। क्या समझ आ रहा है इससे? 10.0 1.0/24 एंड 10.0 2.0/24, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ जी हिमांशु। सर वो सर ये दोनों डिफरेंट सबनेट है, उसका जो सबनेट है वो अलग है और इसका जो सबनेट है वो अलग है। ये होएगा कैसे? वो सर जैसे हम उसमें जो वन है उसके जो नंबर्स है वो वन से स्टार्ट होके हम्म 23 तक आएंगे, वो 24 नहीं होगा। नहीं। जिस चलिए, तो यहाँ पे आप लेके चलें कि आपने जो आईपी इसके अंदर जो भी आप EC2 मशीन लगाएंगे पब्लिक सबनेट के अंदर, जितनी भी आपने मशीन बनाई EC2 1 2 3 4 5 जो भी बनाई, क्लियर है, उसको जो आईपी मिलेंगे वो आपका 10.0.1.1 से लेकर कहाँ तक 10.0.1.254 तक आपको आईपी मिलेंगे। यानी कि ये हुई एक सबनेट की मशीन। कौन से सबनेट की? पब्लिक सबनेट की मशीन। लेकिन आपने जो दूसरा सबनेट है आपको 10.0.2.0, इसके अंदर आपके जो आईपी है 2.1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 10.0.2.254। मुझे समझना पड़ेगा ये सबनेट अलग है और ये सबनेट आपका अलग है एक तरह से। समझ आएगी चीज? यानी कि यहाँ पे मैं कोई EC2 मशीन बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और मशीन क्रिएट कर दी यहाँ पे। इस मशीन को जो आईपी मिलेगा वो कौन से सबनेट से मिलेगा? इस सबनेट से मिलेगा। यानी कि जिसके अंदर टू कॉमन होएगा आपका। समझ आई? और मैंने कोई मशीन यहाँ पे क्रिएट की तो उसका जो आईपी है 10.0.1 कॉमन होएगा। आपके नेट आईडी मैच होनी चाहिए। समझ आएगी जी? सिंपल नेट यूज कर रहा हूँ /24 के हिसाब से। तो मीन आपको पता लगे कि ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क यूज कर रही हैं। यदि दोनों मशीन सेम नेटवर्क यूज कर रही हैं, एक आईपी 1 है दूसरे का 2 है, यानी कि 10.0.1.1 और 1.2 आईपी है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी। बट आपने यहाँ पे जो मशीन आपकी काम करी है इसका आईपी है 10.0.2.1, इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी। यदि मैं फिजिकली डाटा सेंटर में काम कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन आपने राउटर लगा दिया तो राउटर के थ्रू क्या हुआ कि आपने दोनों नेटवर्क को एक राउटर से अटैच कर दिया एक तरह से। तो राउटर का जो आईपी होता है वो गेटवे होता है। यानी कि सिंपल, यानी कि आप यहां से इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि आपका एक इंटरनल राउटर लगा हुआ है। लेकिन आपको फिजिकली कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर? तो इसके थ्रू आप 10.0.1.1 से 2.1 को पिंग करेंगे तो कम्युनिकेशन होगी। क्योंकि आपके क्लाउड ने क्या किया हुआ है, एक राउटर लगाया हुआ है। जितने भी आपके खुद के सबनेट्स होंगे वो सारे सबनेट आपस में इंटरलिंक्ड होंगे एक तरह से। कोई डाउट्स में? दूसरी चीज, यहाँ पे यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे लगा होगा हमारा। और इंटरनेट गेटवे हमारा किसके साथ जा रहा है? इंटरनेट के साथ जा रहा है।
मान के चलिए यहाँ पे मेरी कंपनी के क्या लगा हुआ है, एक इंटरनेट गेट पे लगा हुआ है। इंटरनेट गेटवे मीन आप जैसे मॉडेम लगा दिया आपने एक तरह से, जिसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज कॉल कर सके। आप क्या करते हैं, आप क्लाउड के ऊपर एक मशीन बनाते हैं और चंडीगढ़ से बैठ के उस मशीन को कॉल कर लेते हैं। मशीन कहाँ पे बनी है आपकी, यूएस के अंदर बनी है। कॉल कहाँ से कर रहे हैं, चंडीगढ़ से कॉल कर रहे हैं आप एक तरह से। तो वो मशीन कहाँ पे है, वो मशीन आपका पब्लिक सबनेट के अंदर है। और आप भी किससे अटैच है, इंटरनेट से अटैच है। और उसका पब्लिक सबनेट किससे अटैच है, उसका पब्लिक सेट सबनेट जो इंटरनेट गेटवे से अटैच है। तो इसका मतलब हुआ है कि इस कंप्यूटर को आप यहाँ पे, आपका कंप्यूटर चल रहा है इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं आप कहीं भी किसी भी लोकेशन के ऊपर, और आप यहाँ से बैठ के आप इस कंप्यूटर का रिमोट ले पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सबनेट हमारा इंटरनेट गेटवे से अटैच्ड है। इसको इंटरनेट दिया गया है। लेकिन मुझे कहा गया है कि जो प्राइवेट सबनेट है इसको इंटरनेट गेटवे से अटैच मत करो। तो मीन यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलेगा और ना ही आप इसको यहाँ से बैठ के इसका रिमोट ले पाएंगे। अब बात आई कि मैं जब इसका रिमोट नहीं ले पाऊंगा यहाँ से, तो इस मशीन को मैं कॉल कहाँ से करूंगा। अब ये तो है नहीं कि मैं यूएस के डाटा सेंटर में जाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्लियर है। तो उस केस में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि आप पहले तो एक मशीन, आपने इस मशीन का रिमोट पे कॉल किया। मान लीजिए आपने क्या किया, जो पब्लिक सबनेट के अंदर मशीन है उस मशीन को आपने, उस मशीन का रिमोट लिया और इस मशीन से बैठकर आपने इस मशीन को रिमोट पे कॉल कर दिया। समझ आया कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ। हाँ है। चलो, तो क्लियर है चीज। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन मैं एक मशीन को कॉल करने के लिए दूसरी मशीन को यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं, ये आपको चलो नहीं भी समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कंसेप्ट को समझे, फिजिकली नेटवर्क क्या होता है और आपका एडब्ल्यूएस का नेटवर्क क्या है एक तरह से। एडब्ल्यूएस के नेटवर्क के अंदर सारी चीजें बनी बनाई हैं, क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, जाके आपने सीधा क्लिक करना है, क्लियर है। तो लेकिन जब आप अपने खुद के इंफ्रा पे काम कर रहे हैं तो सारे काम आपको खुद को करने हैं एक तरह से। तो यहाँ पे बात आ रही है कि पब्लिक सबनेट की मशीन को आप रिमोट से कॉल नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या, एक ऑप्शन है कि पहले इस पब्लिक सबनेट की मशीन को कॉल करो और उसमें से बैठ के आप प्राइवेट सबनेट की मशीन को कॉल कर लो। तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही है, मुझे पब्लिक सबनेट की मशीन भी कॉल करनी पड़ रही है और प्राइवेट सबनेट की मशीन भी कॉल करनी पड़ रही है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सर्वर को इंटरनेट से अटैच नहीं करना चाहता हूं अपने डेटाबेस सर्वर्स को, क्लियर है, या इसको पब्लिक डोमेन पे नहीं डालना चाहता हूं, तो उस केस में आप अपने डेटाबेस को थ्रू वीपीएन कॉल कर सकते हैं एक तरह से। तो आप अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे और उसके थ्रू आप इसके प्राइवेट आईपी को कॉल कर सकते हैं। इसका प्राइवेट आईपी भी यहां से कॉल नहीं होगा, इसका कौन सा आईपी कॉल होगा, सिर्फ पब्लिक आईपी कॉल होगा एक तरह से। पब्लिक आईपी कौन से होते हैं, जो इंटरनेट के ऊपर रूटेबल होते हैं, क्लियर है चीज। अह, चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या दिखाने की ट्राई कर रहा था आपको, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा कि आपका रीजंस क्या है, बीपीसी क्या है, सबनेट क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, क्लियर है, और इंटरनेट गेटवे क्या है। कम से कम आपको थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग समझ आया होगा कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर। इसी को हम यहाँ पे लेके चलें तो सर आप, हाँ जी। सर जैसे आपने अभी बोला ना कि जैसे अगर हमने इसको प्राइवेट सबनेट को कॉल नहीं करना है तो हम उसमें वीपीएन कनेक्ट करेंगे। हम्म। तो उसमें जो है वो जो हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है तो हम उसको उसका आईपी देंगे या फिर हम उसको किस तरह उसके साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आईपी देंगे। मैंने आपके कंप्यूटर को कॉल करना है तो आप मुझे आईपी दोगे, क्लियर। ये आप डीएनएस नेम देखो, ठीक है। कुछ तो प्रोवाइड करोगे आप मुझे। लेकिन हम आपके किस आईपी को हिट कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी को कर रहे हैं, ना कि पब्लिक आईपी को। पब्लिक आईपी तो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, कोई भी यूज कर ले उसको, तो क्लियर है चीज। यस सर। लेकिन मीन आपका जो फेसबुक का है उसके पीछे एक पब्लिक आईपी लगा हुआ है, तब फेसबुक को कॉल कर रहे हैं आप, क्लियर है। लेकिन अब फेसबुक का डेटाबेस भी लगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन उसको उसके जो यूजर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉइज हैं, उसको हैंडल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से। तो वो किस आईपी से कॉल कर रहे हैं, उसको प्राइवेट आईपी से कॉल कर रहे हैं। समझ आ गई चीज। ओके सर। नहीं, रूट तो यूजर हुआ यार, क्लियर। तो यहाँ पे ठीक है। आपको फीचर्स क्या दिखा रहा है, बीपीसी क्या है, सबनेट्स क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए क्या कुछ चाहिए, रूटिंग भी अच्छे से थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये पूरा जो पार्ट है ये किसका है, नेटवर्किंग का पार्ट है एक्चुअली में, क्लियर। तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। सेकंड यहाँ पे
आप अपने बीपीसी को, ये मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जब हम बीपीसी को यूज कर रहे हैं, आप इसको थ्रू कंसोल, जैसे आपने काम किया S3 के अंदर थ्रू CLI, आप बीपीसी को भी मैनेज थ्रू CLI कर सकते हैं एक तरह से। और SDK और API ऑप्शन भी है, यदि एज अ डेवलपर आपने चीजों को यूज करना है तो। और जो पब्लिक आईपी फ्री में नहीं होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। आपको जो मशीन की कॉस्ट पड़ रही है, देखो पब्लिक आईपी क्या है, जो आईपी आपने परचेज कर लिया वो पूरे वर्ल्ड में किसी और को नहीं मिलेगा। और आपने क्या किया, एक पब्लिक आईपी, एक मशीन ऑन करके रख दी आपने, क्लियर है चीज। आप उस मशीन को बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसका पब्लिक आईपी किसी दूसरे को मिलेगा? Amazon वो आईपी किसी दूसरे को नहीं दे पाएगा। तो Amazon ने भी एक नंबर ऑफ पब्लिक आईपी परचेज किए होंगे, क्लियर। तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है 750 आवर्स के लिए मैं फ्री में दे रहा हूँ, बट इसके आगे इसके कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। तो जो आईपी आपने EC2 मशीन के साथ, जब भी आपको एक पब्लिक आईपी मिलता है, यदि आप EC2 मशीन को बंद करेंगे और फिर से उसको ऑन करेंगे, तो हो सकता है उसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाए, क्योंकि वो आईपी इसने किसी दूसरे को दे दिया। एक आईपी होता है जो आपका इलास्टिक बेस्ड आईपी होता है, फिक्स आईपी होता है। जैसे मेरी कंपनी का वेबसाइट चल रही है, और जो वेबसाइट के पीछे मेरा आईपी लगा है, यदि वो चेंज हो गया, फिर तो मेरी वेबसाइट ही नहीं कॉल होगी एक तरह से। तो हमें कौन सा आईपी परचेज करना पड़ेगा? फिक्स आईपी लेना पड़ेगा, पब्लिक आईपी, जो कि हम जिसको रीस्टार्ट के ऊपर चेंज ना हो एक तरह से। तो आपने क्या किया, आपने एक इलास्टिक आईपी होता है इसके अंदर, आपने एक इलास्टिक आईपी लिया, और आपने मशीन को डिलीट किया, बट इलास्टिक आईपी आपके अकाउंट में लगा हुआ है। तो मीन पब्लिक आईपी को आप रिलीज नहीं करते हैं, तो उसका कॉस्ट भी आपके ऊपर लगता रहेगा। समझ आ गई चीज? पब्लिक आईपी समझ आया, फ्री में नहीं है, पे करना पड़ता है उसके लिए आपको। तो ये आपको बता भी रहा है प्राइसिंग ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये आपने देखना है, 750 आवर्स के लिए फ्री अकाउंट में, फ्री में दे रहा है आपको। इलास्टिक आईपी समझ आया? इलास्टिक आईपी मीन पेड आईपी, सिंपल लैंग्वेज में समझे। तो अमेजन कहता है कि आप अपनी मशीन के साथ इलास्टिक आईपी को एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन आप मशीन को डिलीट करेंगे तब भी आईपी आपके अकाउंट में रहेगा, तो आपको मैन्युअली जाके इसको रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ब्रिंग योर ऑन आईपी भी एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। यदि आपने पब्लिक आईपी, ये BIOP क्या मतलब, ये है ब्रिंग योर ऑन आईपी, यानी कि आपके पास खुद के आईपी पड़े हैं, आप उनको भी पब्लिक आईपी को यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं, अपनी मशीन को पब्लिक आईपी प्रोवाइड करवा सकते हैं आप एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पर बाकी चलो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे चले हम इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के अंदर सेम चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, ये बीपीसी है। बीपीसी के अंदर ये आपका EC2 इंस्टेंस बना है, ये डिफॉल्ट सबनेट बना है, मीन ऑटोमेटिक बना हुआ है, और ये डिफॉल्ट सबनेट 2 है एक तरह से, ठीक है। इसके पास प्राइवेट आईपी भी है और पब्लिक आईपी भी है, इसके पास भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी है। और दोनों नेटवर्क आपके किससे अटैच हैं? आपके रूट टेबल से अटैच हैं। और ये दोनों मशीन इंटरनेट के थ्रू कॉल हो सकती हैं। आज मैं कोई बीपीसी नहीं करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट मैं एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ आज, क्लियर। तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझें आप, यानी कि मैं अपने नेटवर्क पे लेके चलूँ आपको। यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कहते हैं यहाँ पे आपका इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है। आप क्या करें, एक रूट डालें आप। तो आपने क्या किया, एक रूट टेबल डाला आपने। ये सपोज मेरा एक रूट टेबल है। रूट टेबल के अंदर आप बता रहे हैं कि आपने ट्रैफिक कहाँ पे लेके जानी है, और किसको बाहर लेके जाना है, और किसको नहीं लेके जाना आपने। दैट्स ए रूट। रूट टेबल्स के अंदर आपका एक नेटवर्क चल रहा है। यदि मैंने इसको समराइज करना हो, तो मैं यहाँ से 10.0.0.0/16 कर दूं। इसका मीनिंग समझ आ रहा है आपको, क्या लिखा मैंने? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 172.31.0.0/16 लिखा हुआ है, और टारगेट किया गया लोकल के लिए। ध्यान से समझना, टारगेट क्या किया गया, लोकल के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, यदि आपकी जितनी मशीन है 31.00 की या 31.16 की कोई भी मशीन है, तो वो मशीन आपस में इंटरलिंक हो जाए, क्योंकि उनके पास लोकल रूट है जाने का, क्लियर। जैसे आपने चंडीगढ़ में कहीं पे घूमना है, आपको रूट पता है, तो आप कहीं भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है चीज। सेम, लेकिन आपने चंडीगढ़ से बाहर किसी कंट्री में जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, और उस वहां से जाके आपको
आगे का प्रोसेस करना है एक तरह से। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि ये आपका खुद का ऑन नेटवर्क है, यहाँ पे ये दोनों नेटवर्क आपके हैं। तो ये आपको क्या कह रहा है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, जीरो जीरो मैं लिखा, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। और मैंने साथ में लिख दिया कि ये हमारा लोकल है। लोकल का मीन क्या हुआ, ये मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ठीक है, और ये मेरा रूट है, कहाँ पे जा रहा है रूट। मैंने 16 लिखा था, इसका मतलब ये हुआ चाहे मेरा सबनेट 1 है, चाहे मेरा सबनेट 2 है, या मेरा कोई सबनेट 3 मैंने बनाया है। यहाँ पे सबनेट 3 क्या बनेगा मेरा, 10.0.3.0/24, ये मेरा तीसरा सबनेट बना। यहाँ पे एक और सबनेट होता है आपका, तो ये सारे आपस में लिंक होंगे क्योंकि आपने लोकल रूट डाल के रखा है। समझ आया कुछ कि नहीं। लेकिन आपने इंटरनेट के पास जाना है बाय दी वे, तो यहाँ पे आपको एक रूट डालना पड़ेगा 0.0.0.0। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट से तो कहीं से भी कॉल आ सकती है, क्यों, आपका फिक्स नेटवर्क तो है नहीं है कोई भी। आप कहीं चंडीगढ़ से कॉल कर रहे हैं, कोई यूएस से कॉल कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप अपने सर्वर को कॉल कर रहे हैं एक तरह से। तो जो मेरा रूट है, तो ये रिक्वेस्ट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आए, तो मैंने उसका रूट डिफाइन किया है कि कोई भी मेरे पास इस तरह की बाहर से कोई रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाए, मेरे इंटरनेट गेटवे के ऊपर आए पहले। इंटरनेट गेटवे चेक करे कि ये रिक्वेस्ट आगे इसको भेजी जा सकती है या नहीं भेजी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यदि मैंने सारे रूट डाल दिए और दोनों सबनेट को इस रूट टेबल से अटैच कर दिया, तो इस सबनेट की मशीन को भी हम इंटरनेट से और इस सबनेट की मशीन को भी इंटरनेट से कॉल कर सकते हैं। समझ आया कुछ। तो आप लेके चलें, अभी जस्ट आप इतना सा समझने की ट्राई करें। 10 सर। मेरा नेटवर्क है, ठीक है, और 10 नेटवर्क के अंदर मेरे मल्टी सबनेट्स हो सकते हैं। सारे सबनेट आपस में कनेक्ट हों तो एक लोकल रूट डाला गया। क्लियर है। लेकिन मेरी मशीन को बाहर जाना है, या बाहर से मेरी मशीन को किसी ने कॉल करना है, तो यहाँ पे एक रूट डाला गया 0.0.0.0। और हमने साथ में डिफाइन कर दिया कि ये जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे जाए, इंटरनेट गेटवे के ऊपर जाए। यानी कि आपने इंटरनेट यूज करना है, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पे लेके जाएंगे, मॉडम के पास, और मॉडम इसको बाहर रूट करेगा एक तरह से। क्लियर। लेकिन मेरी इस मशीन को दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना, दोनों मशीन मेरी सीएनटी के अंदर लगी हैं, तो क्या उनको मॉडम की जरूरत है, नहीं है उनको जरूरत, वो आपस में वैसे कम्युनिकेट कर देंगे वो एक तरह से। क्लियर है चीज। लेकिन आपका मॉडम क्या कर रहा है, आपको इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। लेकिन मेरे यहाँ पे दो लैब चल रही हैं, दोनों लैब का नेटवर्क डिफरेंट है, लेकिन हमने एक राउटर लगा दिया जिसके थ्रू मेरा लैब 1 का एम्प्लॉइज लैब 2 की एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। दैट्स ए लोकल रूट। समझ आ गई चीज। तो ये आपको रूट सर समझ आना चाहिए कैसे हम इसका इसके ऊपर मतलब, काम कर रहे हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो। सर इसका ये है ना, जैसे हमने जैसे /16 लगाया कि जैसे हमने हम्म। एक कंपनी के अंदर काम करना है और हमें उसकी सारी सर्विसेज को यूज करना है, तो हमें मॉडर्न यूज ना करना पड़े /16 वाले के लिए। हाँ, यानी कि लोकल रूट है आपका, आई बट मीन मॉडम तो लगे ही है अंदर, इंटरनल राउटर तो लगे ही है एक तरह से, लेकिन वो राउटर आपके इंटरनली डाटा को रूट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और जैसे कोई पर्सन यूएसए में बैठा है और उसने हम्म। जैसे सीएनटी चंडीगढ़ को करना है, तो उसके लिए हमने 0.0.0.0 दिया है। ऐसा नहीं है, देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे मान के चलिए कि मेरा जो क्लाउड है वो यूएस के अंदर है, और मैं अपने क्लाउड के सर्वर की सर्विसेज को चंडीगढ़ से यूज करना चाहता हूँ। क्लियर है। तो उस केस में मेरे पास तो इंटरनेट चल रहा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे रूट होएगी, तो इसने एक रूट बता दिया। कोई भी आपका किसी भी आईपी से रिक्वेस्ट आती है, यदि क्लाउड के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले कहाँ पे जाए, मेरे क्लाउड के इंटरनेट गेटवे पे जाए वो। और क्लाउड के इंटरनेट गेटवे से मैं बताऊंगा कि कौन से सबनेट के पास रिक्वेस्ट जाए या ना जाए, वो आगे का कंसेप्ट है। तो वो आगे हम जाके डाटा को रूट करेंगे। ठीक है। ये हम कल ठीक है सर। करेंगे क्या कुछ है इसके अंदर। हाँ जी मैम, आपको कुछ पूछना हो नीलम।